देखा अब इंश्योरेंस के लिए मतलब हमने एसईसी में लिया है संजय सर का टॉपिक मैथमेटिक्स ऑफ इंश्योरेंस। इसकी मैंने एक तो ऑल करके ऑल पीडीएफ ऑल नोट्स वाली एक है, उसमें वो वाली पीडीएफ का तो ये है, और एक और मैंने भेजी है उसमें ये वाली पीडीएफ है। ये मैंने भेजी है, दिखाती हूँ। तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, इसका 100th पेज पे है से स्टार्ट है, और ये वाली सर ने भेजी थी, तो इसमें सारे नोट्स हैं जिसमें से सर भी पढ़ाते हैं। ठीक है, तो अपना सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स ऑफ इंश्योरेंस। मैं मेनली नोट्स लेके चलूँगी क्योंकि उसमें सर ने अच्छे से समझाया है और कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं इसीलिए। पर लिखा हुआ यहाँ से देख लेते थे, इंश्योरेंस क्या होता है पहले तो वो पता होना। तो बेसिकली हमें पता है इंश्योरेंस क्या होता है। इंश्योरेंस करवाते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस होता है, फिर गाड़ी का इंश्योरेंस होता है। फिर तो वो कैसे होता है, एक तो होता है पॉलिसी होल्डर जो पर्सन जिसको इंश्योरेंस कराना है, एक होती है कंपनी, उसको हम बोलते हैं इंश्योरर। जो भी इंश्योरेंस कंपनी होती है उनको बोलते हैं इंश्योरर, और अपने को पॉलिसी होल्डर बोलते हैं। ये दिख रहा है? ठीक है, तो ये क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें पॉलिसी होल्डर क्या करता है, थोड़े थोड़े पैसे लगाता है। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस में हर जो भी, मुझे नहीं पता क्या होता है, पर 2K समथिंग पर मंथ है या फिर पर ईयर है, शायद पर मंथ है। तो ऐसे पे करना होता है, एक प्रीमियम पेड करना होता है, मतलब कुछ पैसे भरने होते हैं। फिर ये इंश्योरेंस कंपनी जब भी हमें दिक्कत होती है, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस हुआ तो हमारी हेल्थ की इशू आई, तो ये हमें उस चीज़ में कंपनशेट करेंगे। तो ये बात हो गई इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी और पॉलिसी होल्डर के बीच में। तो इंश्योरेंस मतलब समझ में आ गया, एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन, कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, बिजनेस, पॉलिसी होल्डर एंड एन इंश्योरेंस कंपनी, मतलब इंश्योरर, वेयर द इंश्योरर प्रोमिसेस टू कंपनशेट फॉर फाइनेंशियल लॉसेस और डैमेज इन एक्सचेंज ऑफ प्रीमियम पेड। मतलब जो भी पॉलिसी होल्डर पे कर रहा है उसको कंपनशेट करेगा एट द टाइम ऑफ फाइनेंशियल लॉसेस। ठीक है, तो ये तो हो गया इंश्योरेंस के बारे में। अभी इंश्योरेंस के 2 टाइप्स होते हैं, एक लाइफ इंश्योरेंस होता है, एक जनरल इंश्योरेंस होता है। तो लाइफ इंश्योरेंसेस में कौन कौन सी चीज़ें आती है, जैसे एंडोमेंट प्लान्स, टर्म लाइफ इंश्योरेंस, होल लाइफ इंश्योरेंस, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, एन्युटी प्लान्स, चाइल्ड इंश्योरेंस, ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस। फिर जनरल इंश्योरेंस में कौन से आते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, मोटर इंश्योरेंस हो गया, ट्रैवल इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, जो ये मेनली हम देखते आते हैं, और ये सब अलग वाले हो गए। तो जनरल में जनरल वाले, लाइफ इंश्योरेंस में थोड़े मुझे भी नहीं पता, पर जो भी हैं ये अच्छे टाइप के, मुझे तो आज पता चला है कितने टाइप के इंश्योरेंस होते हैं। फिर हमने पॉलिसी होल्डर इंश्योरर के बारे में पढ़ लिया। ये कौन होता है, जो पर्सन दैट ऑन्स एन इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरर वो जो इंश्योरेंस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, फिर इंश्योर्ड मतलब, तो इंश्योर्ड क्या हो गया, देखो एक तो इंश्योरर हो गया वो कंपनी, इंश्योर्ड मतलब हम। इंश्योर्ड इज द पर्सन और एंटिटी कवर्ड बाय द इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योर्ड रिसीव फाइनेंशियल प्रोटेक्शन फ्रॉम द इंश्योरर। तो जैसे आपने कार का इंश्योरेंस लिया है इस कंपनी से, XYZ कंपनी से, तो XYZ कंपनी क्या हो गई, इंश्योरर, और यू इंश्योर्ड। फिर इंश्योरेंस पॉलिसी, ये सब चीज़ें आती हैं इसमें, नोट्स में पढ़ लेते हैं अभी। तो देखो ये चीज़ें हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी, जो पॉलिसी हमने बनाई है, रिटर्न एग्रीमेंट जो भी होता है वो। इंश्योरेंस पॉलिसी समझ आए कि रिटर्न एग्रीमेंट जो कि हमें प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट अ स्पेसिफिक रिस्क इन एक्सचेंज ऑफ अ प्रीमियम। ठीक है, अब प्रीमियम क्या होता है, प्रीमियम इज़ द अमाउंट ऑफ मनी द इंश्योर्ड आएगा यहाँ पे, इंश्योर्ड
मतलब जो भी पर्सन इंश्योरेंस कर ले रहा है वो हैज़ टू पे टू द इंश्योरेंस कंपनी। तो प्रीमियम वही चीज़ होगी जितने भी पैसे वो पे कर रहे हैं। फिर कवरेज रेफर्स टू द प्रोटेक्शन और बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय अ इंश्योरेंस कंपनी, मतलब उनकी पॉलिसी में वो और क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं, बेनिफिट हमें दे रहे हैं, वो चीज़ होते हैं कवरेज। फिर आते हैं बेनिफिट्स। अभी बेनिफिट्स मतलब जैसे कार का भी इंश्योरेंस होता है, उसमें भी कुछ कंडीशंस होती है ना, कब आपका ये चीज़ हुई, एक्सीडेंट हुआ, ये सब चीज़। तो जब भी आप क्लेम करते हो, वैलिड क्लेम करते हो, तो ये कंपनी जो आपको बेनिफिट्स देती हैं वो सारे आते हैं इसमें। फिर क्लेम इज़ द फॉर्मल रिक्वेस्ट मेड बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरेंस कंपनी, मतलब आप क्लेम कर रहे हो, आपने जो भी इंश्योरेंस किसी भी चीज़ का इंश्योरेंस कराया है, तो वो चीज़ होगी ये क्लेम, एक फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है। फिर losses refers to the damage, injuries and financial harm that the insured experiences and that the insurance policy may cover, मतलब जो इंश्योरेंस पॉलिसी में जो जो कंडीशंस लिखी हुई है कि आपके कौन से लॉसेस हो सकते हैं, वो कहलाते हैं, वो सारी चीज़ें कहलाती है लॉसेस में। चांस ऑफ लॉस रेफर्स टू द प्रोबेबिलिटी डेट अ लॉस विल ऑकर, कोई भी लॉस होगा। अब आते हैं पैरल पे। इन इंश्योरेंस अ पैरल इज़ द स्पेसिफिक कॉज ऑफ लॉस, मतलब लॉस भी हो गया, अब स्पेसिफिक कॉज ऑफ लॉस, किस तरह का कॉज हुआ है उस चीज़ को बोलेंगे पैरल। जैसे एक्सीडेंट से अपनी कार डैमेज हुई है, या फिर मैन मेड हो गया, फिर डिज़ास्टर की वजह से हुई है, इन सब चीज़ों में आ सकता है। सेम अगर हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, तो कौन सा क्या हुआ है आपको, स्पेसिफिक कॉज ऑफ लॉस तो यही हुआ। फिर हज़ार्ड इज़ एनीथिंग दैट इंक्रीज द चांस ऑफ लॉस, मतलब वर्स से वर्स सिचुएशन, जो कि हमारी जो भी दिक्कत हुई है उसको इंक्रीज़ कर दे। अभी देखिए यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, जैसे ये देखा है ना, अ कार स्लिप्स ऑन ए आइसी रोड, कोई भी बर्फ़ वाला रोड है उस पर स्लिप करती है, एंड क्रैसेस इनटू अ गार्ड रेल। गार्ड रेल क्या होता है, मैंने सर्च भी किया है, ये गार्ड रेल होते हैं, मतलब बाउंड्री पे जो लगी होती है ना रेलिंग टाइप, वो, ठीक है। हेयर द कोलिजन विद द गार्ड रेल इज़ पैरल, मतलब पैरल क्या था, स्पेसिफिक कॉज ऑफ लॉस, तो किसकी वजह से वो ये जो कोलिजन विद गार्ड ग्रिल हुआ है वो एक पैरल है। द आइसी रोड विच मेक्स द एक्सीडेंट मोर लाइकली इज़ हज़ार्ड। अब समझ आए, आइसी रोड है इसी वजह से तो एक्सीडेंट हुआ, तो ये हज़ार्ड क्या हो गया, आइसी रोड। हज़ार्ड समझ आया कि जो भी सिचुएशन उस चीज़ को बढ़ा रही है, वो चीज़ को, कोई भी एक्सीडेंट या फिर लॉस को इंक्रीज़ करने का काम कर रही है, वो हो गया हज़ार्ड में। अब जैसे कुछ एग्जांपल दिए थे, हेल्थ इंश्योरेंस का एग्जांपल दिया है, मिस्टर एक्स इज़ डायग्नोज्ड विद हार्ट प्रॉब्लम एंड रिक्वायर सर्जरी, ठीक है, हार्ट प्रॉब्लम है उसको, उसने इंश्योरेंस लेके रखी हुई है, तो इंश्योरेंस पॉलिसी कुछ इस टाइप की दिखेगी, पेशेंट का नाम, जो भी कंपनी है उसका नाम, कम्प्रहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, उसके अंदर क्या क्या होगा, प्रीमियम जैसे उसे 8,000 पर ईयर भरने पड़ते हैं। फिर कवरेज क्या है, हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब उसको हॉस्पिटलाइज किया जाएगा, सर्जरी, डॉक्टर विजिट्स, प्रिस्क्राइब मेडिसिन्स, तो ये सारी चीज़ें उसकी हेल्थ इंश्योरेंस में कवर्ड है, कुछ भी अगर उसको होता है तो। बेनिफिट पेमेंट फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस एंड ट्रीटमेंट्स, बेनिफिट सही रहेंगे कि उससे पेमेंट ये सब नहीं करने पड़ेंगे, वो उसी चीज़ों में कवर हो जाएगी, ठीक है। टर्म्स इन एक्शन, कौन से इन चीज़ों में टर्म्स होते हैं, लॉसेस, हॉस्पिटल बिल्स, सर्जरी फीस, मेडिकल कॉस्ट आर फाइनेंशियल लॉस टू मिस्टर एक्स। कौन से लॉसेस हो सकते हैं उसको, अगर उसको हेल्थ इश्यू है तो इतनी सारी चीज़ें होंगी ना। फिर पैरल, हार्ट प्रॉब्लम एंड नीड सर्जरी इज़ द पैरल ये हो गई। स्पेसिफिक कॉज क्या है, उसे हार्ट प्रॉब्लम है, हज़ार्ड, मिस्टर है एक्स हैज़ सेडेंटरी एंड पुअर डाइट विच इंक्रीजेज द हेल्थ प्रॉब्लम, तो ये हज़ार्ड हो गई। फिर इंश्योर्ड मिस्टर एक्स हो गया, इंश्योर हो गई, कंपनी हो गई, प्रीमियम ही हो गया, तो ये एक तरह का एग्जाम्पल था।
फिर आते हैं सर्वाइवल फंक्शन। देख अभी मैं थोड़ा वापस उस PDF पे जा रही हूँ कि थोड़ा क्लियर दिखता है। इसमें यही सब था, देख इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया। फिर आते हैं सर्वाइवल टाइम। सर्वाइवल टाइम मतलब कितना टाइम, देखो वी कंसिडर अ नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल टी, कैपिटल टी क्या दे रहा है, डिस्क्राइबिंग द फ्यूचर लाइफ टाइम ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी, मतलब कोई भी कितने टाइम तक जिंदा रहा है उसका ये टाइम बता रहा है, ठीक है। रैंडम वेरिएबल टी इज़ कॉल्ड द सर्वाइवल टाइम, इसको क्या कहलाएंगे, सर्वाइवल टाइम, कितने टाइम तक वो जिंदा रहा है। एफ डिनोट द कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ टी, ये जो फंक्शन हम बनाएंगे ना सर्वाइवल फंक्शन, वो क्या डिनोट करेगा, मतलब ये जो फंक्शन एफ की पूरे टाइम बात करते रहेंगे ना, ये किस टाइप का फंक्शन है, फंक्शन ऑफ टी का फंक्शन है, ठीक है। और बाकी ये नॉन नेगेटिव है क्योंकि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये जो टी वेरिएबल है वो किसका क्या दर्शा रहा है, टाइम का, तो नेगेटिव भी तो नहीं जा सकता किसी का सर्वाइवल टाइम, तो ज़ीरो होगा कि अब तो पैदा होते मर जाए, 2 साल बाद मरे, ऐसा टाइप। तो ये हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, इसलिए हमने 0 to इन्फिनिटी मान के चला है। वैसे तो इन्फिनिटी तो गलत बात है, इन्फिनिटी तक कोई नहीं जिंदा रहता, ठीक है। तो अभी इसकी बात करते हैं, एफ ऑफ टी ये क्या दर्शाएगा, प्रोबेबिलिटी दर्शाएगा, प्रोबेबिलिटी व्हेन टी इज़ लेस देन टी। मान लो कोई टाइम मान लो 50 साल तक जिए, तो ये चीज़ क्या बोल रहा है, एफ ऑफ टी ये बोल रहा है कि 50 साल, मतलब वो उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो 50 साल तक तो जिएगा ही, उससे पहले I mean 50 साल के, ये देखिए ऐसा अगर लिखा है ना t लेस देन इक्वल टू 50, यहाँ पे कोई नंबर लिखा है, इसका मतलब वो इसके अंदर अंदर उसका सर्वाइवल टाइम है, इसके अंदर अंदर उस इस टाइम से 50 ईयर्स से पहले ही वो मर जाएगा, समझ में आए। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, एज द प्रोबेबिलिटी द इंश्योर्ड डाइज बिफोर और एग्जैक्टली एट टाइम टी, जैसे 50 साल मैंने लिखा t लेस देन इक्वल टू 50, मतलब तो 50 साल पे या उससे पहले ही विल डाई, तो इसको बोलते हैं सर्वाइवल फंक्शन डिनोटेड बाय एस टी, डिफाइंड एज। फर्स्ट थिंग, ये जो एफ फंक्शन है वो क्या डिनोट कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ टाइम टी, मतलब ताकि ये बस बता रहा है कि इस टाइम के दौरान ये मरेगा। और सर्वाइवल फंक्शन कैसे निकालेंगे, उसको डिनोट करते हैं एस टी से, एस फॉर सर्वाइवल, इसीलिए एस टी ये डिनोट करेगा माइनस एफ टी। फंक्शन एफ क्या बता रहा है कि इस टाइम तक वो मर जाएगा, ठीक है। तो सर्वाइवल फंक्शन कैसे निकालेंगे, माइनस एफ टी करके, एफ टी जब वो मर रहा है वो बता रहा है, तो 1 माइनस एफ टी क्या हो गया, सर्वाइवल फंक्शन, तो ये याद रखना। फिर इसका मतलब क्या कि सर्वाइवल फंक्शन क्या होगा, टी ग्रेटर देन टी, इसका मतलब अभी कम बैक टू नोट्स, देखिए इसमें सर ने समझाया भी, ये चीज़ क्या होगी कि वो कब मर रहा है, डाइज बिफोर, इस टाइम से पहले मर जाता है। सर्वाइवल फंक्शन मतलब हम वो सर्वाइव कर रहा है, ये चीज़ बता रहे हैं। तो ये जो भी टाइम टी होगा हम बता रहे हैं कि प्रोबेबली डेट इंश्योर्ड इज़ येट टू डाई, मतलब स्टिल अलाइव एट डेट टाइम टी। 50 साल तक, जैसे इसमें अगर टी टाइम दे रखा है 20 साल मान लो, तो 20 साल तक तो जीवित है, उसके बाद का हमें पता नहीं, अभी 20 तक तो जीवित है, टी ग्रेटर देन ऐसा करके लिखा है, तो समझ में आया सर्वाइवल फंक्शन और ये एफ टी का डिफरेंस, इसका फॉर्मूला भी ये रहा, ठीक है। अभी ये चीज़ ना उसमें फ़ोटो वो दूसरी वाली PDF में ज़्यादा क्लियर है, इसलिए मैं उसमें समझा रही हूँ, थोड़ा सा एक्सक्यूज़ फॉर दिस इंटरचेंज। तो ये जो लिखा हुआ है ना एफ ऑफ टी इक्वल टू 0 to टी टाइम तक सर्वाइवल, इसको हम फंक्शन एफ ऑफ टी बोलते हैं। अब देख ये जो हमने अभी निकाला ये क्या है, डेंसिटी फंक्शन एफ
और इसके ऊपर हमने क्या क्या बताया कि एफ कंटिन्यूस होता है, फिर ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग होता है, ये सब चीज़ें बताई है। तो इस केस से हम क्या निकाल सकते हैं, अगर हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे इस फंक्शन का तो हमें वापस से क्या मिलेगा, स्मॉल एफ ऑफ टी मिलेगा। मतलब इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद कुछ तो एफ ऑफ टी जैसा कोई तो फंक्शन मिलेगा, उसको हमने स्मॉल एफ से डिनोट किया। फिर अगर सर्वाइवल फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो वो मिलेगा माइनस एफ ऑफ टी। क्यों? क्योंकि देखो एस ऑफ टी क्या हो जाता है 1 माइनस एफ टी। अब इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो क्या बनेगा, 1 का 0 और इसका माइनस डी बाई डी एक्स और डी टी ऑफ कैपिटल एफ टी। और इसका डिफरेंशिएशन हमने अभी किया कि स्मॉल एफ टी होता है तो माइनस ऑफ दिस आया, इसीलिए यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, तो टी इज़ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, एस ऑफ टी हम ऐसा लिखते हैं। तो अभी देखो, अभी ध्यान से समझना, ये जो फंक्शन है ये मर जाता है उसकी बता रहा है, डाइज की प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू टी, मतलब 50 साल से कम एज का। वहीं अगर सर्वाइवल फंक्शन का बोले तो मतलब वो बता रहा है कि 50 साल से ज़्यादा एज तक वो ज़िंदा रहेगा, मतलब कम से कम 50 तक तो ज़िंदा रहेगा। ये बोल रहा है 50 से पहले ही मर जाएगा। तो जब हम इन दोनों का निकालते हैं, मतलब देख इसमें क्या किया है, ये दिख रहा है, ये वाला देख रहा, एफ ऑफ एस किया है, मतलब सर्वाइवल फंक्शन किस में डाला है, डाइज वाले फंक्शन में डाला है। और ये दोनों फंक्शन क्या बताते हैं, प्रोबेबिलिटी। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, इन दोनों को मिलाने की बात हो रही है। तो जब हम इसकी प्रोबेबिलिटी, मरने की प्रोबेबिलिटी और जीने की प्रोबेबिलिटी मिला देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ओवरऑल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, पूरे सैम्पल स्पेस की 1 होती है। इसीलिए इसका इंटीग्रेशन जब 0 टू इन्फिनिटी निकालेंगे, मतलब कब तक ज़िंदा रहे वो तब तक का, तो हमें क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, समझ में? अभी इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है, कॉन्सेप्ट मेरा ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखो बस, ये लिखा मतलब 1। ठीक है, अब एस ऑफ टी निकाले तो 1 माइनस एफ टी। ठीक है, उसको 1 की जगह हम ये लिख सकते हैं, यहाँ से 1 की जगह लिखा, और ये चीज़ तो था ही एफ ऑफ टी का फॉर्मूला मेरा। ठीक है, वो लिख दिया। इन दोनों से हमें क्या मिला, दिख रहा है, एफ ऑफ एस डी एस ही लिखा है, ये 0 टू इन्फिनिटी जा रहा है, ये 0 टू टी जा रहा है। इसमें से ये घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 से इन्फिनिटी, ये पूरा 0 से इन्फिनिटी जा रहा है, और ये जा रहा है टी टू इन्फिनिटी, मतलब टी यहाँ पे इन्फिनिटी यहाँ पे। तो इस पूरे में से ये घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, यही मिलेगा, इतना पोर्शन। इसीलिए हमने लिखा है टी टू इन्फिनिटी। यहाँ तक डन। तो सर्वाइवल फंक्शन का ये याद रखना है, और फिर क्या याद रखना है, टी ग्रेटर देन टी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये हो गया सर्वाइवल फंक्शन। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, सर्वाइवल फंक्शन। टिक ठीक। तो अभी इसमें कुछ चीज़ें दी है वो पढ़ लेते हैं। सर्वाइविंग एटलीस्ट 0 ईयर, हम उसकी प्रोबेबिलिटी, मतलब देखो अभी बोल रहे हैं कि कम से कम 0 साल तो जिए, मतलब जिए ही ना, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो तो 1 ही होगी। पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी, कोई भी इंसान है वो पैदा ही नहीं हुआ, मर गया वो शुरू होने से पहले ही, तो उसको तो हम यही बोलेंगे ना कि उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, क्योंकि वो एक एब्सोल्यूट बोलते हो या फिर ट्रू है ही, अकर तो होगी ही वो कंडीशन। तो ये समझ आए इसकी 1 कैसे। फिर लाइफ कैन नॉट अगेन सर्वाइवल ओवर अ टाइम, हेंस एस टी इज़ डिक्रीजिंग, गेन लिखा है, सॉरी। अब लाइफ काउंट, आप कितना जी रहे हो, वो कभी भी हमारी एज के साथ सर्वाइवल टाइम भी कम होता है, घटता ही है, वो बढ़ता नहीं है कभी भी। इसलिए लिखा है कि सर्वाइवल फंक्शन हमेशा कैसा रहेगा, डिक्रीजिंग फंक्शन रहेगा। ठीक है, फिर सर्वाइवल फंक्शन इज 0 एज टी ग्रोज विद टाइम, मतलब एस टी फंक्शन, सर्वाइवल फंक्शन टेंड्स टू 0, मतलब धीरे धीरे वो कम होते 0 पे चला जाएगा, मर जाएगा इंसान। इसीलिए लिमिट इसकी क्या आएगी, 0 आएगी। फिर सर्वाइवल फंक्शन टेल्स अस व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन स्टिल अलाइव आफ्टर अ सर्टेन टाइम, मतलब
मतलब मान लो 20 साल से ज़्यादा तक मैं ज़िंदा रहूँगी, तो मैं ये सर्वाइवल फंक्शन ये बताते हैं कि हम कब तक रहेंगे ज़िंदा। जैसे इसमें दे रखा है S1 इज़ 0.9 मीन्स 90% चांस डेट अ पर्सन अलाइव आफ्टर 1 ईयर के बाद वो 90% चांस है कि वो ज़िंदा रहेगा ही रहेगा। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर S5 की बात हो रही है मतलब 5 साल के बाद कितने चांसेस है, तो 0.70 लिखा हुआ है, तो ये हो गया 70% चांसेस आफ्टर 5 ईयर्स। फिर सेम इसका लिखा हुआ है। अब इसमें क्या बोला था, सर्वाइवल फंक्शन दे रखा है, S दे रखा है, F निकालना है। तो हमें फॉर्मूला पता ही है F का, तो वही यूज़ किया है यहाँ पे, तो ये निकल गया। फिर अगला दे रखा है कि ST ऐसा दे रखा है, E की पावर दिस, देन डेंसिटी फंक्शन FT निकालना था। तो अभी देखो हमें ये चीज़ पता है, FT किसके बराबर होता है, मतलब d/dt ऑफ S अगर हम निकालें ST तो किसके इक्वल आता है, -FT। यही तो पढ़ा था हमने, याद आ रहा है ये दो चीज़, अरे यार शिट, ये दो चीज़ पढ़ी थी, वही चीज़ यहाँ पे यूज़ की है। फिर उसको यूज़ करके हमने FT निकाला है। फिर cumulative distribution frequency at time 4 years is given by, ये दे रखी है हमें, what does it means, इसका मतलब क्या है। तो जब भी cumulative distribution frequency मतलब FT की बात हो रही है, वो क्या बता रहा था कि इस टाइम के अंदर वो मर जाएगा एक इंसान। तो ये 0.25 दे रखा है, मतलब 25 चांसेस डेट अ पर्सन विल डाई बिफोर 4 ईयर्स। समझ आया, ये तो चीज़ थी। ये वाला देख इसमें दिखाती, इसमें क्लियर है क्योंकि मैंने इसी में से समझाया है, याद आ रहा है। ये FT प्रोबेबिलिटी इन शॉर्ट डाइस बिफोर एग्जैक्टली टाइम थी, 50 ईयर्स वाला लिया था मैंने। फिर ये क्या बता रहा है कि सर्वाइव करेगा। ये तो हो गया हमारा सर्वाइवल फंक्शन। अब आते हैं हज़ार्ड फंक्शन। हज़ार्ड फंक्शन है T इज़ नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल डिनोटेड बाय HT, स्मॉल HT से हम डिनोट करते हैं। ये होता है FT/ST, मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। FT मतलब ये हो गया कि वो पर्सन डाइज बिफोर दिस ईयर T ईयर, और ST क्या हो गया, सर्वाइवल फंक्शन। इन दोनों का रेशो ही हमारा हज़ार्ड फंक्शन होता है। ठीक है, ये याद हो गया हज़ार्ड फंक्शन। ठीक है, हज़ार्ड फंक्शन में अब आते हैं रिलेशन बिटवीन हज़ार्ड एंड सर्वाइवल फंक्शन। इनके बीच में रिलेशनशिप निकालते किसमें, हज़ार्ड और सर्वाइवल। देखिए ये फटाफट कर लेते हैं। ये चीज़ था, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर FT याद है, d/dt ऑफ ST क्या होता है, माइनस ऑफ FT, तो वही यहाँ पे लिख दिया है, डिफ्रेंशिएशन निकाल के दिख रहा है, माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ S। ठीक है, ये चीज़ डन यहाँ तक। फिर इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया है। ये वाला जो फॉर्मूला है ना, मतलब कोई भी फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन लिखा हो ऊपर और अपॉन fx लिखा हो, तो इसका इंटीग्रेशन हमेशा क्या होता है, log fx होता है, मतलब जो भी फंक्शन यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे s था इसीलिए यहाँ पे log आ गया। ठीक है, चीज़ समझ आई। फिर हमने जो लिमिट थी वो पुट की t=0 वाली और टाइम t वाली, तो ये ऐसा कुछ बना। तो हमारा जो फंक्शन बना है ना, वो कुछ ऐसा बना है, याद रखना। ये रिलेशनशिप की बात आए तो ST = एक्सपोनेंशियल e की पावर में -0 to t HU du। ये हो गया हमारा रिलेशनशिप बिटवीन हज़ार्ड फंक्शन एंड सर्वाइवल फंक्शन। ठीक है, कांस्टेंट हज़ार्ड फंक्शन। कांस्टेंट हज़ार्ड फंक्शन मीन्स द रिस्क ऑफ फेलियर इज सेम एट एवरी पॉइंट। मतलब कांस्टेंट हज़ार्ड फंक्शन मतलब क्या, कि कोई भी रिस्क जो आपकी लॉस को इंक्रीज़ कर रहा है वो हज़ार्ड फंक्शन होता था। तो ये कांस्टेंट मीन्स क्या, वो कांस्टेंट रह जा रहा है, मतलब हर मोमेंट पे इस रिस्क सेम टू सेम है। ठीक है, मतलब हमारा जो हज़ार्ड फंक्शन है HT वो किसके इक्वल हो जाए, कोई लैम्डा, कोई भी रैंडम हम कांस्टेंट मान के चलते हैं, और t > 0। तो हमारा HT ऐसा कुछ था रेशियो में, इक्वल टू दिस आ गया। ठीक है,
और फिर वही एफ ऑफ टी की जगह हमने वही डिफरेंशिएशन वाला फार्मूला लगाया, तो ये कुछ ऐसा बना। फिर इस स्टेप के बाद फिर इंटीग्रेट किया, तो जो कांस्टेंट वाले, देखिए एमसीक्यू में आ सकता है, कांस्टेंट वाला क्या होगा, ई की पावर माइनस लैम्डा टी, ये याद रखना। कांस्टेंट वाला पूछ सकते हैं, ये वाला विदाउट कांस्टेंट वाला, ठीक है। The survival function for constant hazard is exponential distribution always, ये हमेशा exponential distribution ही रहेगा। हाँ, तो इतना डन करते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।